नमस्कार। हाँ। आज हम एक दिलचस्प कानूनी मामले की परतों को खोल रहे हैं। जी ये हमें सीधे उत्तर प्रदेश की एक अदालत के फैसले से मिला है। हाँ, ये एक क्रिमिनल अपील का जजमेंट है। केस नंबर है CRLA A7572-018 और नाम है जोस लुइस क्विंटानेला सैक्रिस्टन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। बिल्कुल, ये मामला एक स्पेनिश नागरिक से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, जिसे भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा गया था और उसके पास से काफी बड़ी मात्रा में चरस मिली थी। ओ, तो NDPS एक्ट लगा होगा, जाहिर है। जी हाँ, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट मतलब NDPS एक्ट के तहत मुकदमा चला और उसे सजा भी हुई। तो आज हम इसी फैसले के मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे कि अपील करने वाले ने यानी सैक्रिस्टन ने क्या-क्या दलीलें दी और अदालत ने उन दलीलों का निपटारा कैसे किया। हाँ, खास तौर पे जो कानूनी प्रक्रिया चली, सबूतों को कैसे देखा गया और ये जो सीमा पार ड्रग्स तस्करी के मामले होते हैं उनमें क्या चुनौतियां आती हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये केस न सिर्फ NDPS एक्ट के जो सख्त प्रावधान हैं उनको दिखाता है, बल्कि मतलब ये भी साफ करता है कि जब कोई विदेशी नागरिक भारतीय कानून के शिकंजे में आता है तो कैसी पेचीदगियां हो सकती हैं। जैसे कि भाषा की दिक्कतें आई इस केस में, या फिर तलाशी लेने के नियम, खासकर NDPS एक्ट की धारा 50 जिसका जिक्र इसमें बार-बार है। और सुनने वालों के लिए ये समझना भी मुझे लगता है काफी दिलचस्प होगा कि अदालतें सबूतों को कैसे देखती हैं, कैसे तौलती हैं। हाँ, खासकर ऐसी स्थिति में जब गवाह ज्यादातर पुलिस वाले या सरकारी अधिकारी ही हों। और बचाव पक्ष कह रहा हूं कि भाई प्रक्रिया में ही गड़बड़ी थी। सही बात है। ये देखना कि अदालत किस आधार पर गवाही को भरोसेमंद मानती है या नहीं मानती है। चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना, मामले की तह में चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या था असल में उस दिन। देखिए, कोर्ट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये घटना है 15 फरवरी 2015 की। ओके। भारत नेपाल सीमा पर जगह है सोनाली पुलिस स्टेशन का इलाका, उत्तर प्रदेश में। वहां के सब इंस्पेक्टर थे राम सरन यादव और उनके साथ थे सीमा सुरक्षा बल यानी SSB के सब इंस्पेक्टर राजा मुराद अली। वो लोग उस वक्त वहां रूटीन चेकिंग कर रहे थे, गाड़ियों की, लोगों की। ठीक है। तो दोपहर का वक्त था, करीब 2:10 हुए होंगे। उन्होंने देखा कि एक विदेशी नागरिक पैदल ही नेपाल की तरफ से नो मैन्स लैंड पार करके भारत की तरफ आ रहा है, अकेले। हाँ, और उसके हाथ में एक ट्रॉली बैग था। यही व्यक्ति बाद में जोस लुइस क्विंटानेला सैक्रिस्टन के तौर पर पहचाना गया। तो पुलिस और SSB ने उसे रोका होगा। जी, उन्होंने उसे रोका और उसके बैग की तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन वो मतलब थोड़ा हिचकिचाया, आनाकानी से करने लगा। अच्छा। पर जब अधिकारियों ने जोर दिया और बैग खोला तो उसके अंदर उन्हें एक प्लास्टिक का पैकेट मिला और उसमें चरस थी। और वो भी थोड़ी नहीं, पूरे 10 किलोग्राम। 10 किलो, ये तो कमर्शियल क्वांटिटी से बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। चरस के लिए कमर्शियल क्वांटिटी 1 किलो से शुरू होती है। पूछताछ में उसने बताया कि वो स्पेन का नागरिक है। हाँ, और बस यहीं से ये पूरा कानूनी मामला बन गया। फिर तो गिरफ्तारी हुई होगी, मुकदमा चला होगा। बिल्कुल, उसे गिरफ्तार किया गया। NDPS एक्ट की 2 धाराएं लगाई गईं। ये अवैध रूप से ड्रग्स रखने और उसकी तस्करी करने से जुड़ी हैं, खासकर जब मात्रा कमर्शियल हो। और सजा? निचली अदालत ने मतलब ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी पाया, सजा दी 10 साल के कठोर कारावास की। 10 साल? और साथ में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दोनों धाराओं के लिए। और ये भी कहा कि अगर जुर्माना नहीं दिया तो 6 महीने और जेल। तो इसी सजा के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील की। जी हाँ, और अपनी अपील में उसने कई पॉइंट्स उठाए, कई आधारों पर निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया। क्या थे वो पॉइंट्स? सबसे पहला क्या था? सबसे पहला तर्क था FIR दर्ज करने में देरी का। अच्छा, ये तो कॉमन तर्क है। हाँ, वकील ने कहा कि FIR देर से लिखी गई, इसका मतलब कहानी घड़ी गई होगी, शक पैदा होता है। तो कोर्ट ने क्या माना? कोर्ट ने रिकॉर्ड देखा। घटना हुई दोपहर 2:10 पर। जो पहली रिपोर्ट होती है चेक FIR, वो दर्ज हुई शाम 4:45 पर। और घटना की जगह से पुलिस स्टेशन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। तो क्या ये देरी मानी गई? 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त? नहीं, अदालत ने कहा कि देखिए, मौके पर गिरफ्तारी हुई, बरामदगी का मेमो बना, फिर अभियुक्त को थाने लाए, तहरीर लिखी गई, FIR दर्ज हुई। इसमें जो समय लगा वो स्वाभाविक है। मतलब ये कोई असामान्य देरी नहीं थी? जी, कोर्ट ने कहा कि करीब 2.5 घंटे का समय असामान्य नहीं है जिससे अभियोजन की कहानी पर शक हो।
तो ये वाला तर्क तो टिक नहीं पाया। ठीक है, अगला तर्क। अगला तर्क ज्यादा पेचीदा था और दिलचस्प भी। वो था भाषा की बाधा का, लैंग्वेज बैरियर। हाँ, वो स्पेनिश नागरिक था। बिल्कुल, उसकी मातृभाषा स्पेनिश है। उसने दावा किया कि पुलिस ने तलाशी के लिए जो सहमति पत्र मतलब कंसेंट फॉर्म साइन करवाया वो हिंदी में था। और उसे हिंदी नहीं आती होगी। उसने यही कहा कि उसे हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती, और उसने ये भी इल्जाम लगाया कि हो सकता है उससे खाली कागज पर साइन करवा लिए हों। वो ये तो गंभीर आरोप है। अगर सहमति समझकर नहीं दी तो वो वैलिड नहीं होती। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। लेकिन अभियोजन पक्ष यानी सरकारी वकील ने इसका जोरदार खंडन किया। उन्होंने अपने गवाह पेश किए। वही पुलिस और एसएसबी के अधिकारी? हाँ, मुख्य रूप से 2 गवाह थे। PW2 सब इंस्पेक्टर रामसरन यादव, जिन्होंने FIR लिखी थी, और PW3 SSB के सब इंस्पेक्टर राजा मुराद अली, जो मौके पर थे। उन्होंने क्या कहा? दोनों ने कोर्ट में कहा कि पूरी कार्रवाई के दौरान सैक्रिस्टन से अंग्रेजी में बात हुई थी और वो अंग्रेजी अच्छी तरह समझ रहा था, जवाब भी दे रहा था। लेकिन बचाव पक्ष ने ये नहीं कहा कि हो सकता है वो दबाव में हो या घबराकर हाँ बोल रहा हो बिना समझे। बचाव पक्ष ने ये साबित करने की कोशिश तो की कि उसे अंग्रेजी नहीं आती, पर वो कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। दूसरी तरफ दोनों अधिकारियों की गवाही एक जैसी थी कि बातचीत अंग्रेजी में हुई और वो समझ रहा था। तो कोर्ट ने गवाहों की बात मान ली? हाँ, अदालत ने उनकी गवाही पर भरोसा किया। और उस सहमति पत्र का क्या, जो हिंदी में था? अदालत ने रिकॉर्ड देखा। सहमति पत्र एग्जिबिट K2 वाकई हिंदी में था, पर गवाहों ने कहा था कि उसका मतलब उसे अंग्रेजी में समझाया गया था। अच्छा। तो कोर्ट ने माना कि क्योंकि वो अंग्रेजी समझ रहा था, उसे पत्र का सार समझा दिया गया होगा। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि बचाव पक्ष ने जिराह में ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं जिससे लगे कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। तो कोर्ट का निष्कर्ष था कि भाषा कोई बाधा नहीं थी? जी, और सहमति सोच समझ कर दी गई थी। तो ये वाला तर्क भी खारिज हो गया। वैसे यहाँ एक बात सोचने वाली है, अगर उस वक्त कोई स्वतंत्र ट्रांसलेटर होता तो शायद ये सवाल ही ना उठता। बिल्कुल, ये एक प्रोसीजरल पहलू है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। खैर, अब आते हैं एक और बहुत अहम कानूनी मुद्दे पर, वो है NDPS एक्ट की धारा 50 का पालन। धारा 50 ये क्या कहती है? ये धारा अभियुक्त को एक अधिकार देती है। ये कहती है कि अगर किसी अधिकारी को शक है कि किसी व्यक्ति के पास ड्रग्स हैं और वो उसकी तलाशी लेना चाहता है, तो उस अधिकारी को उस व्यक्ति को बताना होगा। क्या बताना होगा? कि आपके पास ये अधिकार है कि आप चाहें तो अपनी तलाशी किसी गजेटेड ऑफिसर या पास के मजिस्ट्रेट के सामने करवा सकते हैं। ये अभियुक्त के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। तो सैक्रिस्टन का कहना था कि उसे ये बताया ही नहीं गया? हाँ, उसका यही तर्क था, और ये भी कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। NDPS केसों में ये बचाव पक्ष का एक बहुत कॉमन और अहम तर्क होता है। क्यों? क्योंकि अगर धारा 50 का पालन सही से न हुआ हो तो बरामदगी अवैध हो सकती है और पूरा केस ही गिर सकता है। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा? ये तो बड़ा टेक्निकल पॉइंट लग रहा है। हाँ, और यहाँ कोर्ट का एनालिसिस बहुत ध्यान देने लायक है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लैंडमार्क फैसले का जिक्र किया, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलदेव सिंह 1999। बलदेव सिंह केस, ये तो बहुत फेमस है। हाँ, ये धारा 50 की व्याख्या के लिए मील का पत्थर है। बलदेव सिंह और उसके बाद के भी कुछ और फैसलों में, जैसे मदन लाल, मेघ सिंह, पवन कुमार में, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया। क्या साफ किया? कि धारा 50 के तहत तलाशी का विकल्प देने की जो अनिवार्यता है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की तलाशी यानी पर्सनल सर्च पर लागू होती है। अच्छा, सिर्फ पर्सनल सर्च पर? हाँ, अगर ड्रग्स किसी बैग, सूटकेस, गाड़ी या किसी और चीज से मिलते हैं जो सीधे व्यक्ति के शरीर पर नहीं है, तो धारा 50 की ये सख्त शर्तें लागू नहीं होती। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि चरस सैक्रिस्टन के ट्रॉली बैग से मिली थी, उसकी जेब या शरीर से नहीं, बिल्कुल, इसलिए धारा 50 वाली शर्त यहाँ सीधे तौर पर लागू ही नहीं होती। एकदम सही। कोर्ट ने यही कहा कि बरामदगी बैग से हुई है, इसलिए धारा 50 के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब कानून व्यक्ति की निजी तलाशी पर ज्यादा सुरक्षा देता है उसके सामान की तलाशी के मुकाबले। हाँ, उसकी गरिमा और अधिकारों के मद्देनजर। लेकिन कोर्ट ने क्या ये भी देखा कि उसे ये ऑप्शन कभी दिया भी गया था या नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए ही सही? हाँ, कोर्ट ने रिकवरी मेमो देखा। उसमें लिखा था कि बैग से चरस मिलने के बाद जब उसकी पर्सनल तलाशी ली जा रही थी, जिसमें कुछ नहीं मिला था वैसे, तब उसे मौखिक रूप से मतलब ज़बानी ये बताया गया था कि अगर वो चाहे
तो तलाशी गैजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के सामने करवा सकता है। और उसने मना कर दिया? हाँ, मेमो के मुताबिक उसने मना कर दिया और उसी सहमति पत्र एग्जिबिट K2 पर दस्तखत किए, जिसमें पुलिस को तलाशी की सहमति दी थी। तो कोर्ट ने माना कि ये काफी था? हाँ, कोर्ट ने बलदेव सिंह केस का हवाला देते हुए ये भी कहा कि धारा 50 की जानकारी मौखिक रूप से देना भी काफी है, खासकर तब जब पुलिस को पहले से कोई टिप ऑफ ना मिला हो और ये एक अचानक हुई जांच हो, जिसे चांस रिकवरी कहते हैं। अच्छा। तो कोर्ट का नतीजा था कि धारा 50 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। ये तर्क भी फेल हो गया। चलिए अब अगले तर्क पर आते हैं। बचाव पक्ष ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस का मुद्दा भी उठाया था। हाँ, खासकर इस बात को लेकर कि सैक्रिस्टन मौके पर आया कैसे था। उसमें क्या विरोधाभास था? एक गवाह थे PW2 सब इंस्पेक्टर रामसरन यादव। उन्होंने गवाही में कहा कि सैक्रिस्टन किसी सफेद कार में नहीं आया था। ठीक है। जबकि दूसरे गवाह PW3 SSB वाले सब इंस्पेक्टर राजा मुराद अली ने कहा कि वो सफेद कार में आया था और उन्होंने कार का नंबर भी नोट किया था। ये तो वाकई विरोधाभास है। एक कह रहा है नहीं आया, दूसरा कह रहा है आया और नंबर भी बता रहा है। हाँ, तो बचाव पक्ष ने इसी का फायदा उठाकर ये कहानी बनाने की कोशिश की कि पुलिस ने सैक्रिस्टन को झूठा फंसाया है। कैसे? सैक्रिस्टन ने अपने बयान में ये आरोप लगाया कि पुलिस ने उससे पैसे मांगे थे। रिश्वत? हाँ, और जब उसने नहीं दिए तो उसे इस केस में फंसा दिया। उसने ये भी कहा कि इसीलिए पुलिस ने जानबूझकर कोई स्वतंत्र मतलब पब्लिक गवाह नहीं बनाया। पुलिस पर झूठा फंसाने और रिश्वत का आरोप। हाँ। कोर्ट ने इसे कैसे लिया? कोर्ट ने इस आरोप को और गवाही के विरोधाभास दोनों को परखा। कार वाले विरोधाभास पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई इतना बड़ा विरोधाभास नहीं है कि पूरी कहानी ही झूठी लगे। मतलब हो सकता है गवाहों को याद रखने में थोड़ा फर्क हो गया हो या कोई और वजह हो, लेकिन जो मुख्य बात है चरस की बरामदगी, उस पर तो दोनों गवाह एक मत थे। और वो रिश्वत वाले आरोप का क्या हुआ? कोर्ट ने उस तर्क को बिल्कुल खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये मानना बहुत मुश्किल है कि पुलिस या SSB के अधिकारी इतनी बड़ी मात्रा में चरस, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। 1 करोड़? हाँ, कि वो खुद से प्लांट करके किसी विदेशी नागरिक को झूठा फंसा देंगे सिर्फ इसलिए कि उसने रिश्वत नहीं दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सैक्रिस्टन अपने इस आरोप के लिए कोई सबूत नहीं दे पाया, ना ही ये बता पाया कि पुलिस या SSB की उससे कोई पुरानी दुश्मनी थी। और स्वतंत्र गवाह न होने वाली बात? उस पे कोर्ट ने माना कि हाँ, NDPS जैसे गंभीर मामलों में अक्सर आम लोग गवाह बनने से हिचकते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस ना जाएं। ये तो होता है। तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई पब्लिक गवाह नहीं था, पुलिस और SSB अधिकारियों की गवाही को अविश्वसनीय नहीं मान सकते अगर वो वैसे भरोसे लायक लग रही है। और कोर्ट को PW2 और PW3 की गवाही भरोसे लायक लगी। तो ये दलील भी काम नहीं आई? नहीं। लगता है बचाव पक्ष के लगभग सारे तर्क एक भर के खारिज हो गए। कोई और मुख्य तर्क बचा था? हाँ, एक आखिरी तकनीकी तर्क था, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की रिपोर्ट को लेकर। FSL रिपोर्ट, जिसमें यह पता चलता है कि पकड़ी गई चीज ड्रग्स है या नहीं। बिल्कुल। बचाव पक्ष ने कहा कि FSL रिपोर्ट या तो रिकॉर्ड पर है ही नहीं, या अगर है भी तो उसे कानूनी तौर पर सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया है, मतलब एग्जिबिट नहीं किया गया। इसका मतलब ये साबित ही नहीं होता कि जो चीज बरामद हुई वो चरस ही थी। अरे, ये तो केस की जड़ पर ही सवाल उठा दिया। अगर यही साबित ना हो कि वो चरस थी, तो फिर केस ही क्या रहा? हाँ, ये बहुत बुनियादी सवाल था, लेकिन अदालत ने इस दलील में भी दम नहीं पाया। क्यों? रिपोर्ट नहीं थी क्या? नहीं, अदालत ने रिकॉर्ड देखा और पाया कि FSL वाराणसी की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? एग्जिबिट क्यों नहीं किया? यहीं पर अदालत ने CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 का जिक्र किया। धारा 293, ये क्या कहती है? ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि कुछ खास सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं, जैसे FSL के डायरेक्टर या कोई और नोटिफाइड एक्सपर्ट, उनकी रिपोर्ट को अदालत में सीधे सबूत के तौर पर पढ़ा जा सकता है। मतलब उसे साबित करने के लिए उस एक्सपर्ट को कोर्ट बुलाकर गवाही दिलवाने की जरूरत नहीं है, अनलेस कोर्ट खुद चाहे कि उनसे जिरह करनी है। अच्छा, ये तो प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए? बिल्कुल, ताकि मुकदमों में तेजी आए और एक्सपर्ट्स का समय कोर्ट आने जाने में न लगे। तो FSL रिपोर्ट में लिखा क्या था? रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जांच के लिए भेजा गया सैंपल चरस का था।
कोर्ट ने कहा कि धारा 293 के तहत ये रिपोर्ट अपने आप में सबूत है। और बाकी की चरस? हाँ, जो बाकी बची हुई चरस थी उसे भी ट्रायल कोर्ट में मटेरियल एग्जिबिट 1, 2, 3 और 4 के तौर पर पेश किया गया था और PW2 यानी सब इंस्पेक्टर राम सरन यादव ने कोर्ट में उसे पहचाना भी था। तो मतलब ये पूरी तरह साबित हो गया कि वो चरस ही थी? जी, अदालत ने माना कि ये पूरी तरह साबित है, तो ये आखिरी तर्क भी खारिज हो गया। तो फिर इन सभी तर्कों पर विचार करने के बाद अदालत का अंतिम फैसला क्या रहा? अपील का क्या हुआ? अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष ने अपना केस बिना किसी वाजिब शक के साबित कर दिया है। मतलब सारे जरूरी पॉइंट साबित हो गए? हाँ, सैक्रिस्टन का मौके पर होना, उसके बैग से 10 किलो चरस मिलना और इस पूरी प्रक्रिया में कानून का पालन होना, ये सब बातें अदालत को साबित लगी। बचाव पक्ष जो मुद्दे उठा रहा था वो या तो बेबुनियाद पाए गए या इतने अहम नहीं थे कि केस पर कोई शक पैदा करें। तो जो निचली अदालत ने सजा दी थी 10 साल की, हाँ, उसे हाई कोर्ट ने सही ठहराया। मतलब अपील खारिज कर दी गई? जी हाँ, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के दोष सिद्धि और सजा के फैसले को बरकरार रखा, अपील खारिज। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये मामला हमें दिखाता है कि कैसे एक विदेशी नागरिक से जुड़े ड्रग्स तस्करी के केस में अदालत ने कई परतों को खोला। बिल्कुल। भाषा की बाधा का दावा था, फिर तलाशी के नियमों की तकनीकी बातें थीं, खासकर वो धारा 50 वाली। हाँ। फिर पुलिस गवाहों की विश्वसनीयता का सवाल था और आखिर में फोरेंसिक सबूतों की कानूनी अहमियत। इन सब पर कोर्ट ने बहुत बारीकी से विचार किया। सही कहा। और ये केस ये भी दिखाता है कि अदालतें जो स्थापित कानूनी सिद्धांत हैं और जो सबूत सामने रखे जाते हैं उन पर कितना टिक कर चलती हैं। यहाँ पुलिस और SSB अधिकारियों की गवाही को इसलिए वजन मिला क्योंकि वो आपस में मेल खा रही थी और बचाव पक्ष उसमें कोई बड़ा झोल या विरोधाभास साबित नहीं कर पाया। और ये भी साफ हुआ कि NDPS एक्ट खासकर कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में कितना सख्त है। हाँ, सजा काफी गंभीर है। इस पूरे विश्लेषण से यकीनन इस केस की जटिलताओं को समझने में काफी मदद मिली। हाँ, और ये मामला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। किस तरह का सवाल? सोचिए, जब ऐसे अपराध होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हों, जहां पकड़ा जाने वाला व्यक्ति और कानून लागू करने वाले अधिकारी अलग-अलग भाषाएं बोलते हों, उनकी संस्कृतियां अलग हों, तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष सुनवाई और प्रक्रियात्मक न्याय को असल में कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ये तो मुश्किल है। हाँ, क्या हमारी जो मौजूदा व्यवस्था है, जैसे कि मान लेना कि अंग्रेजी में बात हो जाएगी या जरूरत पड़ने पर भी हमेशा कोई प्रशिक्षित अनुवादक शायद उपलब्ध ना हो पाए, क्या ये हमेशा काफी होता है? शायद नहीं। यही वो चुनौतियां हैं जिनका सामना हमारी न्याय प्रणाली को इस ग्लोबलाइज दुनिया में करना पड़ता है, जहां एक तरफ व्यक्तिगत आजादी है और दूसरी तरफ सख्त कानून है, और इनके बीच संतुलन बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये वाकई एक गहरा मुद्दा है, इस पर शायद और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सिस्टम में। खैर, आज इस केस की बारीकियों पर इतनी अच्छी तरह से रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी होगी।